ट्रेड यानी कि व्यापार किसी भी अर्थव्यवस्था का एक बेहद महत्वपूर्ण घटक होता है। इस व्यापार को सफल बनाने के पीछे बहुत सारे कारक काम करते हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर क्या है, जरा सोचिए। जी हाँ, जो सामान आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यदि उसको आप उपभोक्ताओं तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं तो भला सामान को बनाने का औचित्य ही नहीं रह जाएगा। यानी कि माल का निर्माण करना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है उसको फैक्ट्री से कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, एक पूरी मार्केट तक जो है उसकी पहुंच बनाना, और वो पहुंच भी, वो जो माल पहुंचाने की प्रक्रिया है वो भी सरल हो, सस्ती हो, सुलभ हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो सामान है वो तो 100 रुपया का है, लेकिन उसका जो परिवहन आप कर रहे हैं फैक्ट्री टू मार्केट में जो आप पहुंचा रहे हैं उसमें आपके 50 रुपए लग जाए, तो भला 150 रुपए का माल ये बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, क्योंकि आखिर माल तो 100 ही रुपए का है। इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय सरकार ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक जो नीति है, इसकी जो है फिलहाल घोषणा की है। बकायदा इस पॉलिसी को देश भर के लिए लॉन्च किया जा रहा है। तो आज के वीडियो में इस पॉलिसी की हमें आवश्यकता क्यों थी, इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर के क्या हालात हैं, और वर्ल्ड लेवल पर जो लॉजिस्टिक को लेकर एक इंडेक्स निकाला जाता है उस पर इंडिया का क्या रैंक है और दूसरे कंट्रीज के साथ हमारा क्या कंपैरिजन है, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हमेशा की तरह बेहद स्वागत करती हूँ। आइए शुरुआत करते हैं न्यूज़पेपर के साथ। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि क्या है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और इसका इकोनॉमी पर क्या प्रभाव होगा। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो केंद्रीय बजट 2020 था, ठीक है, उसमें पहली बार इस नीति की घोषणा की गई थी। 2020 में फर्स्ट टाइम हम बजट पे इसको लेकर आए थे, लेकिन फिर कोविड आ गया एंड सारी ही चीजें लगभग पीछे हट गई थी। अब जाके फाइनली सरकार के द्वारा देश भर के लिए इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। Can नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ट्रिगर अ फ्रेश राउंड ऑफ रैली इन लॉजिस्टिक स्टॉक्स। देखिए अभी हाल में आप देखेंगे तो ब्लू डार्ट, गति, ठीक है, इसके अलावा जो बाकी लॉजिस्टिक्स के स्टॉक्स हैं उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। लेकिन अब सरकार ये एक जो नई पॉलिसी लेकर आ गई है, तो क्या उन स्टॉक्स में भी आपको कुछ फर्क देखने को मिलेगा। दरअसल सिर्फ स्टॉक में नहीं, ओवरऑल इकोनॉमी को आप कह सकते हैं चेंज करने में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट ये पॉलिसी अदा करेगी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल दिया था कि किसी माल को फैक्ट्री में जब वो बनता है वहां से कंज्यूमर की मार्केट तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को लॉजिस्टिक प्रक्रिया कहते हैं। यही आपका लॉजिस्टिक सिस्टम है। ये जितना ज़्यादा आसान होगा, ये जितना ज़्यादा सस्ता होगा, उतना जो है कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट होगा, उतना जो है फैक्ट्री को भी बेनिफिट होगा और एक विन विन सिचुएशन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल क्या समस्याएं आ सकती हैं माल को इधर से उधर भेजने में। अगर मान लीजिए आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान को भेज रहे हैं तो रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो जाएंगे, लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, GST के तहत आपको ई-वे बिल वगैरह लेने पड़ते हैं। इसी तरह जब एक सामान को आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं तो कस्टम क्लियरेंस आपको करनी पड़ती है, कार्गो की जो ढुलाई है उसकी लागत देखनी पड़ती है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना पड़ता है, बकायदा सरकार से कोई भी सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। यानी कि बहुत सारी एक प्रक्रिया है जिसका पालन करना पड़ता है अगर सामान को आप उसके गंतव्य तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर ये प्रक्रिया जटिल होगी, जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगी कि अभी ये जटिल है, तो देखिए जो सामान है, ठीक है, उसमें क्या है, एक तो कीमतें बढ़ जाएंगी तो उपभोक्ताओं को फाइनली जो प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े महंगे मिलेंगे। दूसरा क्या है, आपके यहाँ जो मेक इन इंडिया, जो आत्मनिर्भर भारत का विजन है वो साकार होने में दिक्कत आएगी, क्योंकि फैक्ट्रीज आपके यहाँ लगने से कतराएंगी, क्योंकि सामान तो बन जाता है बट सामान बेचने में दिक्कत आती है। तो इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो पॉलिसी है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, PM ने लॉन्च की है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, और जो ब्रिंग मतलब जो ले आएगी कोस्ट टू सिंगल डिजिट। इसका क्या मतलब हुआ, अभी हमारे यहाँ लॉजिस्टिक्स की जो कीमत है, जितना हम खर्चा कर रहे हैं इस पूरे सेक्टर पे, वो GDP के लगभग 13-14% के आसपास कर रहे हैं। यानी कि हमारी जितनी भी GDP है उसका अगर मैं 13-14% निकाल लूँ तो उतना खर्चा जो है भी लॉजिस्टिक्स पर होता है। ये अगर विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ तुलना करें तो काफ़ी ज़्यादा है। तो सरकार अभी क्या कह रही है, हम इस पॉलिसी के माध्यम से इस कोस्ट को क्या है सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे।
राइट तो यहाँ पर उसके बाद देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक प्रेस रिलीज निकली थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इंडिया हैज टेकन अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन। एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर भारत ने एक और कदम उठा लिया है और जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है उसको बेसिकली हमने लॉन्च किया है। और साथ ही इसके बाद जो है इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब जो है अमर्ज होकर आएगा, यानी कि विनिर्माण को लेकर इंडिया जो है काफी कुछ हासिल कर सकता है अगर ये पॉलिसी का हम इम्प्लीमेंटेशन ठीक करें। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंडिया का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है वो बेसिकली जो विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये हमें पता चलता है जो वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक इंडेक्स है 2018 वाला, इसमें जो इंडिया की रैंक आई थी वो 44वीं आई थी, जबकि अगर हम इसका कंपैरिजन करें यूएसए से और चीन से तो वो देखिए कितने 14वें और 26वें स्थान पर हैं। तो एक तरफ तो हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हब हमें बनना है, एक्सपोर्ट को डबल करना है, दूसरी तरफ हमारे जो सामान को इधर उधर भेजने की कीमतें हैं वही काफ़ी ज़्यादा है, हमारी रैंक पीछे है, तो कंपटीशन में तो हम पिछड़ रहे हैं। तो इसको क्या है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और इस दिशा में गवर्नमेंट काम भी कर रही थी। जैसे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो देयर आर सम फैक्टर्स जिन पे ये लॉजिस्टिक इंडेक्स निकाला गया था। 2014 में हमारी जो भी रैंक आई थी 2016 में बेसिकली रैंक हमारी क्या है सारे ही फैक्टर्स पर लगभग इम्प्रूव हुई थी। और अब चूंकि ये पॉलिसी आ गई है तो नया जब भी कोई इंडेक्स आएगा तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी जो रैंक है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जर्मनी फर्स्ट रैंक पे आया था, स्वीडन जो है सेकंड पे था, बेल्जियम थर्ड पे था, वहीं पे आप देखेंगे तो इंडिया 44 है। जबकि इंडिया की ट्रेड के मामले में जो बेहद कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि आप देखेंगे वियतनाम और इंडोनेशिया, इन दोनों की ही रैंक भारत से अच्छी है। तो ये कंट्रीज बेसिकली ना केवल सामान की मैन्युफैक्चरिंग में हमसे आगे निकलने के लिए तैयार हैं बल्कि उस सामान को इधर उधर पहुंचाने के मामले में भी हमसे बेटर परफॉर्म कर रही हैं। तो हमें क्या है कुछ कदम तो उठाने पड़ेंगे। अब वापस आते हैं अपनी पॉलिसी पर। हमने ये तो समझ लिया कि हमें अपने लॉजिस्टिक सेक्टर में रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, राइट। तो देखिए कुछ मुख्य बिंदुओं की बात करते हैं। ये जो नई नीति आई है ये केंद्र सरकार राज्य सरकार जो प्रमुख नियामक हैं इनकी भूमिकाओं को स्पष्ट कर देगी। इसका जो उद्देश्य होगा ये होगा कि पूरे भारत में माल की सुचारू आवाजाही हो, उसको बढ़ावा दिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में भारतीय सामानों की जो प्रतिस्पर्धात्मकता है उसको बढ़ावा दिया जाए, कॉम्पिटिटिवनेस जो है हमारे माल की आवाजाही की वो बढ़े। इसके साथ ही लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करना है जिससे क्या होगा अर्थव्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों में सुधार करेगी और ओवरऑल क्या है आर्थिक विकास में हेल्प मिलेगी। अब देखिए अब थोड़ा सा भारत का जो लॉजिस्टिक क्षेत्र है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो क्षेत्र है ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि लगभग 22 मिलियन लोगों को जो है रोजगार देता है, इससे भी ज़्यादा है। लेकिन ये जो सेक्टर है बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारी एंटिटीज़ एक साथ काम कर रही हैं। जैसे 20 से ज़्यादा तो सरकारी एजेंसियाँ हैं, 40 जो है साझेदार सरकारी एजेंसियां हैं, 37 निर्यात प्रोत्साहन परिषद है, 50 जो है प्रमाणन आदि है। इन सब के द्वारा कहीं ना कहीं रेगुलेट होता है। इसके अलावा भी 200 से ज़्यादा शिपिंग एजेंसियां हैं, 36 लॉजिस्टिक सेवाएं देने वाले हैं, 129 अंतर्देशीय कंटेनर डिपोट्स हैं, 168 कंटेनर फ्रेट स्टेशन है, 5 IT इकोसिस्टम बैंक और बीमा एजेंसियां शामिल हैं। जिस सेक्टर में इतनी सारी एंटिटीज शामिल हों उसको रेगुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए क्या प्रक्रियाओं को सरल बनाना पड़ेगा और इस तरह की चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी कि सिंगल विंडो समाधान हो जाए। सही बात है। तो अब ये मैंने आपको बताया कि लॉजिस्टिक सेक्टर GDP के भी 2 डिजिट का जो है खर्चा करता है, इसको सिंगल लेकर आना है। अब देखिए इसका अगर वर्तमान बाजार साइज की बात करें तो 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अगर हम इसमें सुधार करते हैं तो लॉजिस्टिक्स में जो इनडायरेक्ट लागत आती है, जो कॉस्ट आती है, उसमें हम 10% की कमी कर सकेंगे और हमारे यहाँ जो निर्यात है, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज को, उसमें बेसिकली 5 से 8% जो है बढ़ सकता है। यानी कि इस तरह की पॉलिसीज से हमारे एक्सपोर्ट में भी काफ़ी इजाफा होने की उम्मीद है।
अब इस स्कीम के तहत ऐसा क्या क्या सरकार लेकर आ रही है, क्या इसके फीचर्स है कि चीज़ें अच्छी होंगी। तो देखिए, एक इसमें इंटीग्रेटेड डिजिटल सिस्टम आ रहा है, एक यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म यूलिप है, एक लॉजिस्टिक्स की आसानी इलोग है और सिस्टम इंप्रूवमेंट ग्रुप SIG एकीकरण है। इन सब के बारे में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो जो IDS है, ये जो अलग अलग विभाग की 30 अलग अलग प्रणालियां हैं उनको क्या है, इंटीग्रेट करेगा। भाई हर डिपार्टमेंट की अपनी प्रोसेस, अपनी प्रणाली, उन सबको इंटीग्रेट करेगा। जैसे जो सीमा शुल्क है, विमानन है, सड़क परिवहन, रेलवे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्यिक मंत्रालय, इन सारों को इकट्ठा एक जगह लेकर आएगा। जो यूलिप है, इसका उद्देश्य कार्गो की आवाजाही की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करना है। कार्गो मतलब क्या, जो आप सामान भर के भेज रहे हैं बंदरगाह से जहाजों में, ठीक है, तो उसकी क्या है, हमें निगरानी मॉनिटर करना पड़ता है, ठीक है, तो उसका काम यूलिप करेगा। इलॉग क्या करेगा, तो इलॉग जो है प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा और व्यापार करने में आसानी हो, इस चीज के लिए बेसिकली कोशिश इसके द्वारा की जाएगी। जो SIG है वो नियमित आधार पर जो लॉजिस्टिक्स से संबंधित सभी परियोजनाएं हैं उनकी निगरानी करेगा और कोई भी बाधा अगर आती है तो उस बाधा को दूर करने का प्रयास करेगा। यानी कि सरकार ने कुछ अलग अलग सिस्टम्स बना दिए हैं कि इस सिस्टम का ये काम है, इसका ये काम है, उनको कुछ नाम दे दिए हैं। इसके बाद देखिए, जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है, इसकी निगरानी और समीक्षा कौन करेगा, भाई ये तो इसके अंदर है। अब इस पॉलिसी की निगरानी कौन करेगा, तो आपको याद होगा PM गति शक्ति, ये हमने बहुत पहले ही करंट अफेयर में पढ़ा था और उस वक्त मैंने आपको कहा भी था कि इस बार के मेंस में ये जो है स्कीम पूछी जा सकती है। उसके बाद भी मैंने कई बार कहा था और देखिए वो पूछी भी गई है, राइट। तो PM गति शक्ति के अंदर एक एम्पावर्ड ग्रुप होता है, सचिवों का जो एकाधिकार प्राप्त समूह होता है, एम्पावर्ड ग्रुप होता है सेक्रेटेरिएट का, उसका जो है गठन किया गया है PM गति शक्ति योजना के तहत और वही जो है इस योजना की भी निगरानी करेगा। अब देखिए, जब बजट 2020-21 में इस स्कीम के बारे में बात की गई थी तो कुछ घोषणाएं की गई थी। जैसे ये कहा गया था जितने भी वेयर हाउस है, वेयर हाउस माने जहाँ पे भी आप सामान को स्टोर करके रखते हैं, भंडार गृह टाइप से, उनकी क्या है, जियो टैगिंग की जाएगी। जैसे मछली और नाशपाती है, ये क्योंकि जल्दी खराब हो जाते हैं तो इनके लिए कोल्ड स्टोरेज चेन लेके आया जाएगा। जो वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो बेसिकली मापदंडों को बेहतर तरीके से अपनाया जाए, इस और जो है काम करेगा। भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, केंद्रीय भंडारण निगम की मदद से PPP मॉडल के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत जो ब्लॉक या तालुका स्तर है वहां पर वेयर हाउसिंग स्थापित करेगा और इसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग के आधार पर सुविधा दी जाएगी। PPP मॉडल इस बार एग्जाम में भी पूछा गया। इस तरह के जो एग्जाम्पल्स आप पढ़ते हो ये उस तरह के प्रश्नों में लिख सकते हो, ठीक है। फिर देखिए, जो बीज वगैरह होते हैं उनके लिए एक ग्राम भंडारण योजना जो है लाई जा रही है और इस योजना को महिला स्वयं सहायता समूहों की जो सहायता से है, आप कह सकते हैं, चलाया जाएगा। कृषि ट्रेन भी चलाई जाएंगे जिनको PPP मॉडल पे चलाया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन वगैरह से डिलीवरी को लेकर भी सरकार काम कर रही है और इस स्कीम की इस पॉलिसी के लॉन्च के टाइम पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपनी स्पीच में कहा है कि ड्रोन वगैरह के माध्यम से हम जो है डिलीवरी करेंगे ताकि जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, जो रिमोट एरियाज हैं जहाँ पर हमारी ट्रेन वगैरह भी नहीं जा पाती है ढंग से, वहाँ पे ड्रोन से हम चीज़ों की डिलीवरी करेंगे। इसके अलावा जो जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ हैं उनको वायु मार्ग के माध्यम से ले जाया जाएगा कृषि उड़ान योजना के तहत। साथ ही जैविक उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए एक राष्ट्रीय जैविक ई बाजार में विकसित किया जाएगा। यानी कि एक जो पॉलिसी होती है वो उस होलिस्टिकली जो है उस पर्टिकुलर एरिया को कवर करती है। तो लॉजिस्टिक्स, सामान की आवाजाही, उसमें एग्रीकल्चर, उसके अंदर जो है आपके जो इंडस्ट्रीज में बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ भी हो सकता है, उन सबको लेकर जो है इस नीति के तहत काम किया जाएगा। ये पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, इसको प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अच्छे से आप इसको समझ गए होंगे। बाकी बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।